एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ओवरफ्लो गैलेक्सी। तो आज मैं अपने चैनल में आप लोगों को वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसके फर्स्ट चैप्टर रिमेम्बरिंग द पास्ट के बारे में बताऊंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सब। इन सब से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बताऊंगी जिस तरह। और ये सब जो है इसे डिटेल में बताने के लिए ये एक वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है वीडियो को। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को माइट्स, लेजेंड्स, फॉकटेल्स के बारे में बताऊंगी और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इससे मुझे पार्ट 3 में भी डिवाइड करना पड़ सकता है। तो इस तरह इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह ये सब जो लिखा है मैंने कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइट्स एंड लेजेंड्स, हाउ डू दे शेप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट एंड डिस्कस द रोल ऑफ माइट्स एंड मेमोर्स इन रिमेम्बरिंग द पास्ट। ये सारे जो क्वेश्चन ये मस्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माइट्स के बारे में। ये जो पुरानी कहानियाँ होती है तो इन सब चीज़ों को माइट्स कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में माइट को परंपरागत कहानी कहा जाता है जो ज़्यादा करके मानव के इतिहास से संबंधित होती है। और प्रोफेसर रोमिला थापर के अनुसार ये एक प्रकार का आदि इतिहास होता है जिसे प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो है संपूर्ण अतीत के इतिहास की कहानी आती है, मतलब इसमें ऐतिहासिक कहानियों को बताया जाता है। पौराणिक कहानियों को माइथ कहा जाता है, यानी हिंदू पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान की कहानी, दुर्गा माँ की कहानी कि किस तरह दुर्गा माँ ने पृथ्वी पर दैवी शक्ति के रूप में असुरों का नाश किया था। ये सब जो कहानी है इसे पौराणिक कहानियाँ यानी माइथ के नाम से जानते हैं हम लोग। फिर हम जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि माइट्स के विशेषताएं हैं उसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं कि जैसे पौराणिक कहानियों में ज़्यादातर विचारों का उल्लेख किया जाता था कहानी के रूप में, मतलब अपने विचारों को लोग कहानी के रूप में बताते थे। और ये जो कहानियाँ होती थी ये धार्मिक अवसरों पर ज़्यादा आधारित होती थी, यानी ये जो कहानियाँ धर्म के आधार पर ज़्यादा सुनाई जाती थी, धर्म की चीज़ों को लेकर ज़्यादा सुनाई जाती थी। और फिर तीसरा, इससे ये पता चलता है कि अतीत काल में लोगों की सोच क्या थी, यानी लोग धर्म को लेकर क्या सोचते थे, पहले धर्म के से वो लोग किस तरह संबंधित थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, इन सब चीज़ों का भी पता चलता है। और इससे एक और भी विशेषता बन सकती है कि पौराणिक कहानी का उद्देश्य ये था कि भूतकाल की घटना को याद करके मनुष्य अपना चरित्र का भी निर्माण कर सके। इस तरह हम विशेषता के बारे में जान लिया। अब हम आते हैं महत्व यानी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इस तरह हम एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं कि जिस तरह एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, उसका पुत्र था, तो ऐसी कहानियों को पौराणिक कहानी कहा जा सकता है। जैसे बाइबिल की पौराणिक कहानी, हिंदू पुराणी की कहानी, इन सब चीज़ों को उदाहरण बनाया जा सकता है। फिर हम आते हैं इम्पोर्टेंस, यानी पुरानी कहानी को इतिहास नहीं माना जा सकता पर इनसे अतीत को समझने में मदद मिलती है। यानी पौराणिक कहानी को इतिहास नहीं कहा जा सकता, उसके इतिहास की सही जानकारी नहीं मिलती है, पर इससे ये पता चलता है कि अतीत में लोग कैसे रहते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था। फिर हम आते हैं पौराणिक कहानियाँ वर्तमान से भी जुड़ी है। आज भी लोग इन कहानियों को मानते हैं और उसे वर्तमान में जिस तरह व्रत होता है, मूर्ति पूजा होता है, इन सब चीज़ों को, धर्म को भी लोग आज मानते आए हैं। पौराणिक कहानियों का विश्लेषण समाज के गठन को भी प्रकट करता है जिससे उनका विकास हुआ है। यानी पौराणिक कहानियों को सुनकर लोग जो है अपना सामाजिक जीवन को गठन करते हैं और इससे सुधरने की कोशिश करते हैं और अपना विकास करने की कोशिश करते हैं। फिर हम आते हैं पौराणिक कहानियों के साथ जो है तुलनात्मक तरीके से जांच किया जाता है और इतिहास की बहुत सी घटनाओं को साल तारीख के अनुसार निर्णय किया जाता है। यानी कि पौराणिक कहानियों की जांच करते इतिहासकार जो है बहुत सी घटनाओं की तारीख का भी पता लगा लेते हैं। इसीलिए हम एक और भी इसके महत्व लिख सकते हैं कि पौराणिक कहानियों में जो है अतीत के इतिहास के बहुत सारे सत्य भी छुपे होते हैं, यानी बहुत सी सच्चाइयाँ भी इसमें छुपी होती है पौराणिक कहानियों में। इस तरह अब हम आते हैं लेजेंड्स में, यानी कि किंवदंती। लेजेंड्स जो है वो मौखिक इतिहास के रूप में जाना जाता है, यानी लोग जो है मुंह से बोली गई कहानियों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। और किंवदंती में जो घटनाएं बताई जाती है आज भी लोग उन पर विश्वास करते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मुंह से कोई कहानी सुना देता है, जैसे कोई भूत या परी की कहानी, पीर की कहानी, प्रेम विवाह की कहानी, तो लोग उसको आज भी विश्वास करते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं उन कहानियों को सुनकर।
जैसे श्री कृष्ण की कहानी, श्री रामचंद्र की कहानी, हरक्यूलिस की कहानी, इन सब चीज जो भी कहानियाँ हैं इसे लेजेंड्स यानी किंवदंती के नाम से जाना जाता है। फिर हम आते हैं लेजेंड्स के फीचर। जिस तरह हम माइथ्स के फीचर और इम्पोर्टेंस को पढ़े, उसी तरह हम लेजेंड्स के फीचर और इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। जिस तरह किंवदंती अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे इतिहास आधारित कहानी, वीरता आधारित कहानी, परी या भूत की कहानी, फकीर इत्यादि। तो मतलब ये जो किंवदंती कहानियाँ होती है बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। वो इतिहास के पर आधारित होती है, वीरता पर आधारित होती है, इन सब चीज़ों पर आधारित होती है। फिर हम आते हैं किंवदंती की घटना की सच्चाई को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, पर किसी न किसी रूप में भूतकाल में घटित हुई होगी ऐसा कहा जा सकता है। जैसे श्री कृष्ण या श्री रामचंद्र की कहानी, यानी कि किंवदंती की कहानी। अगर कोई व्यक्ति हमें कोई कहानी सुना रहा हो और तो ज़रूरी नहीं कि हम उसकी सच्चाई को मान लें या फिर ऐसा मान लें कि हाँ ये ऐसा सच में हुआ होगा, पर ऐसा ज़रूर माना जा सकता है कि हाँ ऐसी चीज़ें भूतकाल में ज़रूर किसी न किसी रूप में घटित हुई होगी। जिस तरह श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हाँ ये सच है कि ऐसा हमने देखा है, पर हाँ ये कह सकते कि हाँ ऐसी घटना ज़रूर घटित हुई होगी, इसलिए आज तक प्रचलित मानी जाती है। फिर हम आते हैं किंवदंती में कल्पना की अधिकता ज़्यादा होती है। किंवदंती से सही इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है हमें। किंवदंती में लोग कल्पना से बहुत सारी कहानियाँ बना लेते हैं और इससे नहीं कहा जा सकता कि वो सही में इतिहास की कोई कहानी है। और फिर हम एक दूसरा महत्व इसका ये भी बना सकते हैं कि जैसे रामायण, गीता, महाभारत आदि का लोगों को इन सब चीज़ों की शिक्षा देकर या फिर इन सब चीज़ों की कहानी सुनाकर लोगों को लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बहुत सी, और जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि राम ने सीता के उद्धार के लिए श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया था। ऐसी कहानियाँ हैं जो आज भी विराजमान है, इसे हम लोग सत्य मानते हैं। फिर हम आते हैं इम्पोर्टेंस, यानी विभिन्न किंवदंतियों को आधार बनाकर बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं की सत्यता को देखना संभव है। यानी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उन सब चीज़ों को मिलाकर हम ऐतिहासिक घटनाओं की सच्चाई को जान सकते हैं कि ऐसा सच में हुआ था। जैसे हम श्री रामचंद्र के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सीता को बचाने के लिए श्रीलंका जाने के लिए समुद्र सेतु बनाया था। तो ऐसी हम लोग इसकी जांच कर, ऐसा देखकर हम लोग उसके बारे में सच्चाई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर दूसरा है किंवदंती की घटनाएं अतीत काल से लोग सुनते हैं और आनंद लेते हैं, इसी कारण वे आज तक प्रचलित है। यानी किंवदंती की घटना जो है या फिर ये जो कहानियाँ होती है लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं और उनको मनोरंजन प्राप्त होता है और यही कारण है कि आज तक ये प्रचलित है। अगर लोगों को ये पसंद नहीं आता तो लोग इसे सुनते नहीं और ना ही ये आज तक इतनी फेमस होती, प्रचलित होती। फिर हम आते हैं किंवदंती के माध्यम से लोग जो है अतीत काल की वीरता और नैतिकता को जानकर उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि लोग पहले की अच्छाइयों को जानकर, लोगों की वीरता को जानकर उससे क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं ताकि वे भविष्य में भी कुछ अपने लिए अच्छा कर सकें। फिर हम आते हैं कि जिस तरह ये तीन इम्पोर्टेंस है, इसमें हम और भी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं कि किंवदंती की कहानी केवल कल्पना नहीं होती है बल्कि इसका ऐतिहासिक आधार भी होता है। फिर हम आते हैं फोक टेल्स यानी लोक कथाएं। मनुष्य के जीवन और कल्पना का सम्मिश्रण जिन कहानियों में होता है उसे लोक कथाएं कहते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन को मिलाकर और उनकी सोच को मिलाकर जो कहानियां बनती है उसे लोक कथाएं कहते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं अली बाबा 40 चोर या फिर 7 भाई चंपा, ये सब जो कहानियाँ हैं इसे फोक टेल्स यानी लोक कथाओं के नाम से जाना जाता है। फिर हम आते हैं इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि लोक कथाओं के रचयिता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, पर लोक कथाओं को जो लोग परिमार्जित करते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। यानी लोक कथाओं को किसने रचा, किस तरह बताया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, पर लोक कथाओं को जो लोग सुनते हैं कि वो किससे सुने हैं, किसके द्वारा ये बताया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में
उनके बारे में अच्छी सी जानकारी हमें मिलती है, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि किस तरह ये फैला, ये प्रचलित हुआ। उसके बाद हम आते हैं, लोक कथाएं अधिकतर अलिखित होती है, यानी कि लोक कथाओं को लिखित नहीं होती, यानी ये किसी भी किताब में नहीं लिखी होती कि ऐसा हुआ था। बस इसे मुंह द्वारा किसी ने मौखिक रूप से इसे फैलाया और ये एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता गया। इस तरह ये अलिखित होती है, किसी भी किताब में ऐसी कहानियाँ नहीं लिखी होती। फिर हम आते हैं, लोक कथाओं में धार्मिक विषयों को महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें ईश्वरीय कहानियों का विशेष वर्णन होता है। यानी लोक कथाओं में धार्मिक चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता, सिर्फ ईश्वरीय चीज़ों या फिर चमत्कारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा इसमें बताया जाता है। फिर लोक कथाओं में विभिन्न पशु पक्षियों, कीटों में मनुष्य का चरित्र आरोपित किया जाता है, वे मनुष्य के समान बातचीत करते हैं। यानी लोक कथाओं में ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती है जो बिल्कुल चमत्कारी लगती है। जिस तरह पशु पक्षियों के बारे में बताया जाता है, कीटों के बारे में बताया जाता है, और उनमें क्या किया जाता है कि पशु पक्षियों को मनुष्य का रूप दे दिया जाता है, वो मनुष्यों की तरह बातें करते हैं। और साथ ही हम दूसरा विशेषता ये भी लिख सकते हैं कि लोक कथाओं में मनुष्य के साथ साथ जैसे कि भूत, डायन, प्रेत, परी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और साथ ही पशु पक्षी और जादुई चीज़ों या घटनाओं का भी वर्णन किया जाता है। अब हम जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि लोक कथाओं की क्या महत्व है। तो समाज संस्कृति का परिचय, इस तरह हेडिंग दिया है, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। तो हेडिंग के द्वारा भी आप लिख सकते हैं कि समाज संस्कृति का परिचय, कि किसी भी समाज में बहुत सी लोक कथाएँ होती हैं जो समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति का परिचय देती है, उसके बारे में बताती है, और समाज के अतीत के बारे में हमें इससे जानकारियाँ मिलती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि किसी भी समाज में जो लोक कथाएँ होती हैं उस समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति का हमें परिचय देती है, जिससे हम उस समाज की अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आते हैं ऐतिहासिक ढांचे का आभास। विभिन्न समाज की बहुत सी ऐतिहासिक कहानियाँ होती है जिसको अनुकरण करके, उसकी नकल करके लोग लोक कथाओं का प्रचलन करते हैं, और इस प्रकार की लोक कथाओं की कहानियों से उस समाज के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। ये हो गया। अब आते हैं मनोरंजन में, यानी लोक कथाएं जो है लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं, और लोग जो है इन कहानियों को सुनकर मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इस तरह ये जो कहानियाँ है वो मनोरंजित होती है लोगों के द्वारा, इसलिए यही कारण है कि आज तक प्रचलित है। फिर आते हैं शिक्षा देना। बहुत सी लोक कथाएँ ऐसी है जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की राह दिखाती है। बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में बताकर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश देती है। जिस तरह अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, यदि तुम अपनी संतान को बुद्धिमान बनाना चाहते हो तो उसे लोक कथा पढ़ने को दो, यदि उसे और बुद्धिमान बनाना चाहते हो तो उसे और लोक कथाएं पढ़ने को दो। यानी कि लोक कथाओं द्वारा लोगों की शिक्षा का विकास होता है, बुद्धि का विकास भी होता है। फिर हम जानते हैं मेमोरीज के बारे में, यानी स्मृति कथा। यदि कोई व्यक्ति किसी घटना से जुड़ा रहने पर बाद में उसे प्रकट कर सकता है, इस प्रकार की स्मृति इतिहास निर्माण में सहायक हो सकती है। इस प्रकार की घटनाओं के वर्णन को स्मृति कथा कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास के निर्माण में, कि यदि अतीत काल से संबंधित कोई भी घटना हुआ, किसी के परिवार से संबंधित या व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो वह एक व्यक्ति के पास होती है। धीरे धीरे वह जो व्यक्ति है वह इन घटनाओं को दूसरे व्यक्ति तक फैलाता है, या फिर और धीरे धीरे ये पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो यही जो कहानी होती है वो इतिहास निर्माण में सहायक होती है। अगर वो घटना किसी अच्छी तरह से घटित हुई होगी तो वो इतिहास के निर्माण में सहायक होती है। जिस तरह हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर, यानी कि जिस तरह उनके द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, दलित होने के कारण लोग उनको देखते आए, और लोग जो है उसके बारे में जानकारियाँ मिली, और वो एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गई, और ये जो है इतिहास निर्माण में सहायक हो गई। इस घटनाओं को याद करके ही लोग आज उनको सम्मान देते हैं, उनको याद करते हैं, और ये जो है इसे ही स्मृति कथा के नाम से हम जानते हैं। अब हम जानते हैं स्मृति कथा की विशेषता यानी फीचर्स। तो घटना की सत्यता, यानी कि स्मृति घटनाएं जो होती हैं या फिर स्मृति कथाएं वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, वो सच्चाई पर आधारित होती है, और वे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
खुद देखी गई, महसूस की जाने वाली घटनाएं होती है, यानी व्यक्ति खुद इस घटनाओं को महसूस करता है और इतिहास निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर हम आते हैं किसी विशेष अंश से संबंधित, यानी कि स्मृति कथा में लेखक के संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं होता है, यानी कि बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें लेखक के जीवन के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन स्मृति कथा में ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसमें लेखक से संबंधित किसी विशिष्ट घटना का वर्णन होता है, यानी कि लेखक के साथ जो कोई जीवन में घटना घटित हुआ हो उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम आते हैं अपनी अनुभूति का वर्णन, यानी कि लेखक स्मृति कथा में जो लिखता है वह अपनी अनुभूति के अनुसार लिखता है, यानी वो अपने जीवन में जैसा अनुभव करता आया है वो अपनी कहानियों में या स्मृति कथाओं में लिखता है। फिर हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंस में। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि स्मृति कथा, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि मणिकुंतला सेन ने अपनी स्मृति कथा यानी शे डिनर कथा लिखी, और फिर आशालता सरकार ने अपनी स्मृति कथा यानी आमीशूर सेनर शिष्य लिखी। फिर साहित्य नारायण सन्याल की स्मृति कथा यानी आमी नेताजी के देखे छी, ये सब लिखा। तो उन्होंने अपनी अनुभूति के अनुसार अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया है इसमें। ये सब जो है वो MCQs में आते हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने कहा। तो अब मैं इसके महत्व के बारे में बता दूं, तो बुद्धिमान लोगों का वर्णन, यानी कि स्मृति कथा में जो है बुद्धिमान लोगों के बारे में ही ज़्यादा बताया जाता है, या फिर बुद्धिमान पढ़े लिखे लोगों के बारे में बताया जाता है, और इसमें कोई भी झूठी बातें नहीं बताई जाती। फिर आते प्रत्यक्ष दर्शनीय वर्णन, यानी कि स्मृति कथा का लेखक जो होता है वो प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर घटना का वर्णन करता है, यानी कि वो उस जिस घटना के बारे में बता रहा है उस घटना को वो प्रत्यक्ष रूप से देखा होता है और उसके साथ वो घटनाएं घटित हुई रहती हैं। इतिहास की तुलना में इसमें सत्यता बहुत ज़्यादा होती है, और इतिहास रचना में महत्व की ये जो विभिन्न प्रकार की स्मृति कथाएं होती हैं वो इतिहास की रचना में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इससे इतिहास को भी रचा जा सकता है क्या, रच गया हुआ है। फिर हम लेते हैं इतिहास एवं साहित्य का समन्वय। ये जो इतिहास यानी कि स्मृति कथाएं होती है, इसमें इतिहास और साहित्य दोनों को मिलाकर अपनी कथाओं को लिखा जाता है, यानी कि ये ज्ञानवर्धक भी होती है और मनोरंजक भी होती है। इसमें सत्य होने के कारण मनुष्य को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करती है ये स्मृति कथाएं। तो इस तरह मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को माइथ्स, लेजेंड्स, फॉकटेल्स और मेमोरीज के बारे में बता दिया, जिसमें से बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और आप इन सारे पॉइंट को नोट करके एक नोट्स भी बना सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स भी इसमें एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं। तो इस तरह इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने पार्ट 1 में बता दिए, और जो आधे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं पार्ट 2 में आप लोगों को बताऊंगी। हमारे चैनल को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे का वीडियो ज़रूर देखें।